सीडीपी की क्लासेस के सीरीज़ में ये दूसरी क्लास है और मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आई हूँ, सारी बुक्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और आपने अगर मेरी ये सारी क्लासेस देख ली, फिर आप इसके किसी भी ईयर का आप जो है प्रीवियस ईयर लगा के देखेंगे, आपसे सारी क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी चीज़ें मैं आपको इसमें समझा रही हूँ, आप उसको अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाइए, आपके सीडीपी में पूरे नंबर आएँगे। क्योंकि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाएँगे और अच्छे से एक बार समझ गए तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाएँगे। तो चर्चा करते हैं इसकी दूसरी क्लास के बारे में। और इसका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। तो देखिए, बाल विकास के सिद्धांत में सबसे पहले तो हम जो बाल विकास है इसके अर्थ को जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बालक का विकास, यानी बालक के विकास में कौन कौन से चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें शारीरिक आ जाएगा, मानसिक आ जाएगा, संज्ञानात्मक आ जाएगा और सामाजिक आ जाएंगे। यानी ये चार पक्ष के बारे में, बच्चे के चार पक्ष के बारे में इसमें बात होती है, शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक, ठीक है, और सामाजिक, ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। अब बात करते हैं कि जो भाषाई और सामाजिक होते हैं, यानी कि इन चार के बारे में मेन बात करते हैं, फिर इनमें सामाजिक और भाषाई भी आ जाते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अर्थात किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। यानी किसी बच्चे के विकास में जब उसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक, मैंने भाषा और वृद्धि वाले में ये दो शब्द को बहुत अच्छे से समझाया था, आप फर्स्ट क्लास में देखिएगा। तो ये दो जो परिवर्तन होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं कि किसी बालक का जो है वो विकास हो गया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और संज्ञानात्मक, भाषाई और सामाजिक विकास भी इसमें शामिल होता है। यानी ये सारे जो विकास हैं ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। अब विकास का क्रम एक जैसा होता है, विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। यानी विकास का क्रम जो है, इसके क्रम की अगर हम बात करें तो ये एक जैसा होता है, लेकिन जो इसकी गति होती है, ये नहीं कहेंगे कि एक गति से समान आगे बढ़ते हैं, नहीं, इसकी जो गति होती है वो किसी के लिए धीमी होती है, किसी के लिए तेज होती है। इस हिसाब से विकास जो है वो कार्य करता है। अब बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? ये आंतरिक कारक जो है सबसे पहला होता है। टाइपिंग मिस्टेक है। तो आंतरिक कारक में कौन कौन से आ जाएगा? सबसे पहले आंतरिक कारक में जो है वो वंशानुक्रम, जो आंतरिक कारक होते हैं इनमें देखिए वंशानुगत जो कारक के कारण बालक के रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, ऊंचाई हो गया, इन सब में जो परिवर्तन आता है, इन सब में जो परिवर्तन दिखाई देता है, उसी को हम जो है आंतरिक परिवर्तन यानी उसको विकास कहेंगे, ठीक है। अब इनको, ये क्या हो गया? बुद्धि एक प्रकार की आंतरिक कारक है जो सीखने की योग्यता और समस्या समाधान, तार्किक व निर्णय लेने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बुद्धि क्या हो गया? आंतरिक कारक के अंतर्गत ही आएगी। बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हाँ, हम जो है समस्या देके उसके समाधान से हम उसका आकलन कर सकते हैं। बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका हम आकलन कर सकते हैं कि किसी बालक में कितनी बुद्धि है। बात करते हैं बालक में संवेगात्मक विकास का जो संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि यह बालक के सामाजिक, जो शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, बालक के शरीर व मस्तिष्क का जो पूर्ण विकास है ये आवश्यक है, क्योंकि एक भी अपूर्णता बालक को क्या है वो प्रभावित करती है। अगर बच्चे में किसी भी प्रकार का दोष है या किसी भी प्रकार में उसमें जो है वो विकारता है, तो ये बालक के संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग को अभी प्रेजेंट टाइम मान लीजिए अगर चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमारा सारा माइंड क्या होता है? उसी पे डाइवर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर बालक में कोई भी जो है अपूर्णता है, शारीरिक अपूर्णता हो गई या मानसिक अपूर्णता हो गई, ये दोनों अपूर्णताओं के बारे में बात की गई है। अगर किसी प्रकार की अपूर्णता है तो ये उसके पूरे विकास पर जो है वो प्रभाव डालती है। अगला है हमारे बाह्य कारक क्या होते हैं। तो देखिए, बाह्य कारक में हम किसको रखेंगे? बाह्य कारक में हमारे आसपास का वातावरण क्या है वो बाल विकास को प्रभावित करता है। जैसे प्रदूषण रहित वातावरण हो गया, और प्रदूषण के जो, या फिर प्रदूषित है, साथ ही भौतिक सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं, इसका भी हमारे जो बालक हैं उन पर, उनके विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा परिवार की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से
प्रभावित करती है। जैसे मान के चलिए कोई बालक है, वो गरीब है, किसी निचले तबके से आता है, तो उसके पास क्या है कि उसके पास जो है चीज़ों का अभाव है, तो वो चीज़ें सीख तो पाता है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं। मान लीजिए अभी साइंस का उसको एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ करना, तो उसके पास उतनी चीज़ें नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। यही किसी अच्छी पृष्ठभूमि का बच्चा है तो उसके पास सारे साधन उपलब्ध होते हैं, तो इसका भी जो है बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगला है, देखिए बालक बालक जो है अपने जीवन के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखता है। बालक जो है अपने जीवन के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखता है। तो इसमें क्या अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। यदि अनुभव सकारात्मक होगा तो उसकी सोच भी सकारात्मक होगी, यदि अनुभव नकारात्मक होंगे तो उसकी सोच भी क्या होगी, वो नकारात्मक बन जाएगी। दोनों ही मानसिक विकास को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और इसका प्रभाव क्या है, वो शारीरिक विकास पर भी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए बाल विकास के सिद्धांत कितने होते हैं, तो ये 8 प्रकार के सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो निरंतर विकास के सिद्धांत में क्या आएगा, तो विकास की प्रक्रिया क्या है, वो सतत चलती रहती है। मैंने आपको बताया था ये जन्म से लेके मृत्यु तक आपकी जो है चलती रहती है। इसमें गति क्या है, वो इसमें इसकी जो गति है उसमें भिन्नता पाई जाती है। यह कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। विकास की जो गति होती है ये एक समान नहीं चलती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें भी मैंने आपको बताया कि ये ऐसा नहीं कि एकदम होता तो सबके लिए समान है, लेकिन उसकी गति जो है वो परिवर्तित होती है। किसी के लिए कम होता है, किसी के लिए ज़्यादा होता है। बालक के विभिन्न गुणों का विकास अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है और पूर्ण होने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यानी बच्चे का जो विकास है वो एकदम से नहीं होता है कि आप बच्चे को किसी बच्चे को एक ही दिन में घोल के पिला दें। नहीं, बच्चे का जो विकास है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके जो माइंड का जो विकास है वो धीरे धीरे होता रहता है। ऐसे शारीरिक विकास भी शारीरिक विकास में आपको मैंने बताया था कि शैशवावस्था में तेजी से होता है, बाल्यावस्था में धीरे हो जाता है, फिर ये किशोरावस्था में तेजी से होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बालक का मानसिक विकास भी होता है। अब बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है इसके सिद्धांत के बारे में, बिल्कुल क्वेश्चन रखा हुआ है। मान के चलिए कॉन्सेप्ट ही मैं आपको सारे ऐसे ही करा रही हूँ कि सारा सब कुछ वो पूछता ही है। बालक का जो विकास है सिर से पैर की दिशा में होता है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था और जो मैंने प्रैक्टिस सेट भी करा उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बालक का जो विकास है वो क्या होता है, ये सिर से पैर की तरफ होता है। शुरुआत में पहले बालक का सिर बालक जो है पहले क्या करता है, सिर उठाता है और फिर बैठना सीखता है, तत्पश्चात वो चलना सीखता है। आपने अपने आसपास के बच्चों को देखा होगा, पहले वो सिर उठाने की कोशिश करता है, फिर वो बैठना सीखता है, उसके बाद ही वो जब 1 साल का हो जाता है तब वो चलना सीखता है। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये क्या होता है, इसमें प्रत्येक मानव के विकास का जो अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इसी कारण से एक ही उम्र के 2 बालक जिनकी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जो आदि व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं ये देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके चौथे सिद्धांत यानी क्रमबद्धता के सिद्धांत को। एक ही समुदाय के प्राणी के विकास का क्रम जो है वो यह सत्य है कि बालक एक समान नहीं होते हैं, किंतु सभी अवस्थाओं के जो विकास क्रम में समानता बनी रहती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यानी इसमें ये कहा गया है कि सभी बालक क्या एक समान नहीं होते हैं, लेकिन इनकी अवस्थाओं के जो क्रम होते हैं, ठीक है, उनमें समानता होती है। जैसे बच्चों में क्या है कि उनके जो उनका सिद्धांत है, मतलब जो उनके बालक जो हैं, इनके जो अवस्थाएं हैं ये समान होती हैं। तो अगला सिद्धांत है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण गुण जो है दोनों की अंतःक्रिया होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी बच्चे के विकास के लिए जितना आनुवांशिकता निर्भर करती है उतनी ही आपकी जो है पर्यावरण भी निर्भर करता है। तो ये दोनों ही अंतः संबंधित होते हैं, दोनों का ही समान रोल होता है। 50-50 नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों का जो है ये कॉमन रूल होता है। अगला है हमारा विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी प्राणियों में विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी नवजात शिशु अपने शरीर के एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। यानी पहले बच्चा क्या है,
पूरे हाथ को, किसी भी चीज़ को पकड़ेगा तो वो पूरे हाथ से उससे पकड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी उंगलियों का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। अगला सिद्धांत है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर क्या होता है, वो संबंध होता है, ये बताया गया है इसमें। अगला सिद्धांत है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी सामान्य बालकों के विकास का जो क्रम है ये समान होता है। याद रहे, समान जो क्रम है वो समान रहता है, विकास नहीं, ठीक है। और जो इसके सिद्धांत हैं, इसके शैक्षणिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। ये जो सिद्धांत है हमारे, इनके शैक्षणिक महत्व क्या होते हैं। तो देखिए, बालक के जो व्यक्तित्व के जो सर्वांगीण विकास के लिए जो शिक्षक है उसको यह जानना जरूरी है कि बालक जो है वो व्यवहार कैसे करते हैं। यानी एक जो शिक्षक है उसको ये जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एक बालक जो है वो कैसे व्यवहार करता है, या उसके सीखने की जो गति है वो कैसी है, और वो बच्चा किस तरीके से सीखता है। इस हिसाब से जो है टीचर को अपनी पढ़ाने में सारी शिक्षण विधियों का यूज़ करना चाहिए। अगला देखते हैं कि बालक को कब, क्या और कैसे सिखाना है, ये विकास के सिद्धांत की जानकारी पर आसानी से सिखाया जा सकता है। वहीं बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर जो शिक्षक है वो बालक के विकास को दृष्टि में रखते हुए उससे उतनी ही अपेक्षा रखेगा जिससे बालक के अंदर आने वाले नकारात्मक सोच को रोका जा सके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि शैक्षिक इसका महत्व क्या होता है बालक के विकास के सिद्धांतों का। तो जो बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक क्या करते हैं, बालक के विकास को दृष्टि में रखते हुए उससे उतनी ही उपेक्षा करेंगे जितनी बालक के अंदर नकारात्मक सोच को रोका जा सकता है। वहीं बाल विकास सिद्धांत की जानकारी जो है वो बालक की रुचि, क्षमता, अभिव्यक्ति, अभिवृत्ति आदि का होना जो है वो आदि का ज्ञान होना चाहिए, जो बालकों के पाठ्यक्रम निर्धारण करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालक के विकास में सामंजस्य बनाने की प्रेरणा भी देता है, मतलब देना चाहिए। जैसे सामाजिक व संवेगात्मक विकास में वो उसको सहायता करता है। यानी कि इसमें बोला गया है कि शिक्षक जो है वो बालक के विकास में सामंजस्य बनाने की प्रेरणा उसको देनी चाहिए। अगला है, बाल विकास के सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक जो है बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं ताकि बालक का जो विकास है ये सही प्रकार से हो सके। अब बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। ये तो हमने बाल विकास के बारे में पढ़ लिया, अब हम बाल मनोविज्ञान के बारे में शिक्षा की उपयोगिता पढ़ेंगे। तो देखिए, इसकी निम्नलिखित उपयोगिताएं होती हैं, जैसे कि बालक के व्यवहार को समझने में, बालक के स्वरूप को समझने में, शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में, शैक्षिक को जो शिक्षण है उसको प्रभावकारी बनाने में, अध्यापन जो विधि है उसको प्रभावी बनाने में, और जो बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करने के लिए भी करते हैं, वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि बढ़ाने में भी करते हैं, भूमिका श्रेणी को समझने में भी करते हैं, वर्ग अनुशासनहीनता के समाधान में भी करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में भी करते हैं, वही स्व-विश्लेषण और स्व-समझदारी के रूप में भी करते हैं, और बालक के व्यक्तित्व के विकास के रूप में भी करते हैं। तो ये तो था पूरा चैप्टर जो मैंने आपको समझाया। मैंने आपको जो पहला चैप्टर कराया था सिद्धांत, उसकी अवधारणा के बारे में, और ये जो सेकंड चैप्टर मैंने कराया ये छोटा चैप्टर था, वो लंबा चैप्टर था। इन दोनों से रिलेटेड अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। बाकी PYQ में जो मेरी अलग से सीरीज़ है उसमें भी पढ़े हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। आपने जो दोनों क्लासेस देखी हैं तो इसका आप आंसर बहुत अच्छे से दे लेंगे। और तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपने अगर अच्छे से क्लास देखी है तो आप जो है इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्यों। पहला है, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा, बच्चों को सिखाने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होगा। अगला है, इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय जो है पाठ्यक्रम बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये नंबर 3 हो जाएगा। जैसे क्यों
सी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त अवसर प्रदान करने में और ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अगर पढ़ाया होगा तो पूरी की पूरी लाइन ही इसकी पीवाईक्यू में देखी पूछ ली गई है, ठीक है। तो आप जो है मेरी क्लास का जो पीडीएफ है उसको अच्छे से जो है पढ़िएगा, जो मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश करिएगा, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगला है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो ये जो है दिया है अंतः विकास का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता के सिद्धांत को जो है प्रदर्शित करता है। यानी विकास क्या है, निरंतर होता रहता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है जन्म से लेके मृत्यु तक होती है। अगला है हमारा निम्न कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित होती है। तो ये जो है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो मैंने आपको अपनी क्लास में समझाया था, बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है खेल के माध्यम से समझाया जाता है। तो खेल के माध्यम से समझाने का इसका जो मतलब होता है, ये यही होता है, इसका जो उद्देश्य होता है कि उनके विकास और वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनके आधार पर ही इसका प्रयोग किया जाए। अगला है हमारा बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है। तो जो मैंने आपको बताया था ना, ये सिरस्थ जो इसमें पूछा है, इसको सिरोमुखी भी बोलते हैं, सिरस्थ कई सारे नामों से इसको जानते हैं। तो इसका क्या है कि विकास जो है, मैंने आपको बताया था ऐसे करके एक चित्र बना के कि बच्चे का जो विकास है सर से लेके पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विकास क्या है, सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है, यानी मूल रूप से आधारित है। तो किस पर है, तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास व वृद्धि के ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, सेम बस घुमा फिरा के थोड़ा बहुत रहता है, किसी किसी के क्वेश्चन सेम होते हैं, किसी किसी के आंसर सेम होते हैं, तो ये लगाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, दूसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास निरंतर नहीं, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, ये विकास ऐसे से होता है, ठीक है, यानी कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, और इसकी जो दर है ये समान नहीं होती, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो दर है वो समान होती है और अंतः संबंधित नहीं, क्योंकि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। विकास जो है सभी प्रक्रियाओं में अंतः संबंधित होते हैं। अगला है हमारा तो ये इस जो है 6 ही क्वेश्चंस थे जो कि मैंने कराए हैं। बाकी ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और पीवाईक्यू की सीरीज़ भी मैं अपनी चैनल पे करवा रही हूँ, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जो क्लास करवाई है, आप सारे क्लासेस देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कंटेंट कहाँ से आया है, और पेपर जो है वो इसी बुक से आते हैं और इसी उससे आते हैं। मैंने सारे 4-5 बुक का कंटेंट इसमें जोड़ रखा है। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।